वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई ये बेहतरीन कहानी जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत एक बेहद ही सस्पेंस भरे सीन से होती है जहां पे हम जॉय नाम की लड़की को देखते हैं जो किसी बिल्डिंग से बाहर निकल रही है, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि वो किसी गहरे सदमे में है, पूरी तरह से घबराई हुई हालत में होती है। दरअसल वो अभी एक ऑफिस पार्टी से आ रही है दोस्तों, जहाँ उसके साथ पता नहीं क्या खौफनाक हादसा हुआ है जिसने उसको अंदर तक तोड़ के रख दिया। उन्हीं बुरी यादों और उस घटना के बोझ को दिल में लिए हुए वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल महसूस कर रही होती है। इसके बाद वो रोते हुए अपनी कार में बैठती है और बिना घर गए सीधे पुलिस स्टेशन का रुख करती है। स्टेशन पहुंचकर वो यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी लेडी ऑफिसर दिखाई नहीं देती। तभी वहाँ पे मौजूद एक मेल ऑफिसर उससे कहता है कि बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। अब जॉय जो पहले से ही डरी सहमी है, वो दबी हुई आवाज में कहती है कि मुझे किसी लेडी ऑफिसर से बात करनी है प्लीज। तो ऑफिसर उसकी परेशानी को समझते हुए बताता है, देखो फिलहाल स्टेशन में सिर्फ एक ही लेडी ऑफिसर है और वो भी किसी काम से बाहर गई हुई है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं उन्हें कॉल करके बुला लेता हूँ। जॉय के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो हामी भर देती है। तो ऑफिसर उन्हें बुलाने के लिए वहां से चला जाता है और जॉय वहां बेंच पे बैठकर उनका इंतजार करने लग जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो लेडी ऑफिसर पहुंच जाती है वहां पे, जो जॉय को अपने केबिन में बुलाती है। पहले वो पूछती है बताइए आपके साथ क्या हुआ है। तो जॉय रोते हुए दबे शब्दों में अपनी अनहोनी के बारे में बताती है। उसकी बातें सुनकर लेडी ऑफिसर भी दंग रह जाती है कि ये तो बड़ा वैसा मामला है, और घटना की गंभीरता को देखते हुए ऑफिसर फैसला करती है कि इस केस में हर चीज डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। तो वो वहां पे तुरंत एक कैमरा सेट करवाती है ताकि जॉय का ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सके। कैमरा ऑन होते ही वो जॉय से कहती है कि अब आप शुरू से लेकर अंत तक हर एक डिटेल हमें विस्तार में बताइए। तो दोस्तों जॉय अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो कहती है कि मैं एक कंपनी में काम करती हूँ जहाँ मेरे बॉस का नाम है डीके और वहाँ श्रीकांत नाम का मेरा एक कॉलीग भी है। दोस्तों जॉय अपने काम में बहुत ही माहिर है, वो कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय मानी जाती है और कंपनी के लिए किसी एसेट से कम नहीं है, यहाँ तक कि इसके लिए उसे अवार्ड भी मिल चुका है। तभी वो लेडी ऑफिसर उसे बीच में रोककर एक बहुत ही अहम सवाल पूछती है। कहती है कि जॉय जब तुम्हारे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो क्या तुमने यही कपड़े पहने हुए थे जो अभी पहने हुए हैं। तो जॉय ना में गर्दन हिलाती और कहती नहीं, वो इंसिडेंट वाली ड्रेस तो खींचतान में फट गई थी, इसीलिए मैं पहले अपने घर गई और वहां जाकर मैंने ये दूसरे कपड़े पहने। इसके बाद जॉय अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना शुरू करती है। कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम अशोक है। यहाँ से दोस्तों कहानी एक छोटे से फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे हमें अशोक और जॉय के रिश्ते की गहराई दिखाई जाती है। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार साथ में वक्त बिता रहे हैं। उनके रिलेशनशिप के बारे में उनके घर वालों को भी पता था, लेकिन वो फिजिकली एक दूसरे से कितने क्लोज हैं ये बात किसी को नहीं पता थी। ये उनका क्या कहें उसको पर्सनल मामला था। तो जॉय अक्सर अशोक के घर जाया करती थी और अब फ्लैशबैक में उस दिन का सीन होता है जब जॉय ने अशोक को डीके की पार्टी के बारे में बता दिया था कि वो एम्प्लॉयज को एक पार्टी दे रहा है। तो अशोक जो जॉय की बड़ी केयर करता है वो कहता है कि देखो एक काम करो, तुम अकेले पार्टी में मत जाओ, मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन जॉय उसको ये कहकर मना कर देती है कि मैं चली जाऊंगी खुद। अब अशोक को लगा कि ऑफिस पार्टी है, इसलिए उसने जॉय को ज्यादा रोक टोक नहीं की और अकेले जाने दिया जॉय को। अब इसके कुछ देर के बाद ही जॉय डीके के घर से बुरी तरह घबराई हुई और दौड़ती भी वहां से भागती है, जो कि अपना शुरुआत वाला सीन था दोस्तों। वो एक सुनसान जगह पे जाकर खूब रोती है। उसी वक्त श्रीकांत वहां से गुजरता है और जॉय को इस हालत में देखकर उसके पास आता है और पूछता है क्या हो गया तुम्हारे साथ, ऐसे रो क्यों रही हो। तो जॉय तो रोते हुए टूटे फूटे शब्दों में उसे सारी बातें बताती है। फिर श्रीकांत उसे किसी तरह शांत करता है और दिलासा देकर घर भेज देता है। तो अपना घर जाने के बाद जॉय कपड़े बदलकर सीधा पुलिस स्टेशन आ जाती है और वहाँ पे अपना ये जो अभी देख रहे हैं बयान वगैरह सब कुछ दर्ज करवाती है कि डीके ने ही मेरे साथ ये घिनौना काम किया। वो पुलिस को बताती है कि पार्टी के दौरान जब मैं ड्रिंक कर रही थी तब डीके ने मौका पाकर मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। उस नशे की वजह से मैं पूरी तरह बेहोश तो नहीं हुई थी, लेकिन आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। हालांकि मैं क्लियरली उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो डीके ही था। अब अपनी बात को साबित करने के लिए वो आगे बताती है कि डीके शुरू से फ्लर्टी किस्म का इंसान था। जब भी वो ऑफिस में मेरे पास आता था तो मुझे बड़ी अजीब और गंदे तरीके से टच करने की कोशिश करता था, यहाँ तक कि वो मेरे परफ्यूम को भी कई बार स्मेल किया करता था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर लेडी ऑफिसर उससे एक तीखा सवाल पूछती है कि अगर तुम डीके की हरकतों के बारे में पहले से जानती थी तो तुम आखिर उसकी पार्टी में गई क्यों। तो जॉय बड़ी सफाई देते हुए कहती कि दरअसल डीके ने ऑफिस के सभी लोगों को इनवाइट किया था। इनविटेशन मिलने के बाद मैं सीधा श्रीकांत के पास गई क्योंकि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैंने श्रीकांत से साफ कह दिया कि मैं डीके की पार्टी में नहीं जाना चाहती क्योंकि वो आदमी मुझे बड़ी गंदी नजरों से देखता है। लेकिन तब श्रीकांत ने मुझे समझाया कि हाँ मैंने भी नोटिस किया कि डीके बड़ा फ्लर्टी किस्म का इंसान है, लेकिन वो अपनी हद पार नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो, मैं पूरी पार्टी में तुम्हारे साथ रहूंगा। इस तरह सिर्फ अपने दोस्त का साथ और भरोसा पाकर मैं वहां जाने के लिए राजी हो गई। ये बातें जॉय बता रही है। तो दोस्तों अभी लेडी पुलिस ये सवाल जवाब कर रही होती है कि तभी वो मेल ऑफिसर बीच में आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे घर वालों को इस बारे में कुछ पता है। तो सीन वापस से जाता है फ्लैशबैक में और कुछ देर पहले का वक्त दिखाया जाता है। तो क्या हुआ था, हादसे के तुरंत बाद
जब जॉय अपने घर पे पहुंची तो उसके पेरेंट्स उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी तक लौटी क्यों नहीं। तो जैसे वो जॉय की हालत देखते हैं उनके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही खराब कंडीशन में होती है दोस्तों। वहाँ पर उसके पेरेंट्स के अलावा उसका छोटा भाई भी मौजूद होता है, जो ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब हमें फिर से थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। ये सीन ऑडियंस के मन में शक पैदा कर देता है, क्योंकि इस सीन में हम देखते हैं कि जॉय डीके के साथ हंस हंस के बातें कर रही है। ये वही जॉय है जिसने पुलिस से कहा कि डीके उसे परेशान करता था, लेकिन यहाँ देखिए वो खुद उसके साथ मस्ती में हंस रही है, साथ ही उसके घर के अंदर जाती हुई भी दिखाई देती है। ये सीन हमें हल्का सा डाउट करा देता है कि क्या जॉय सच बोल रही है या पुलिस को गुमराह कर रही है। इसके बाद दोस्तों वापस घर का सीन आता है, जहाँ जॉय के पेरेंट्स उसको देखकर बड़े सदमे में होते हैं कि क्या हो गया बेटी के साथ। उन्हें अपनी बेटी के साथ हुए हादसे का बहुत ही दुख होता है, लेकिन समाज की बदनामी के डर से वो उसको समझाते हैं कि बेटा हमें पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, अगर ये बात बाहर गई तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन जॉय इस बात पे अड़ जाती है कि नहीं नहीं, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों वो अपने पेरेंट्स की बात मानने से इनकार कर देती है और गुस्से में निकल जाती है सीधा पुलिस स्टेशन। और फिर वहाँ पे जो जो हम देख रहे हैं, मतलब सारी बातें उसने बता दी। अब कहानी आ जाती है वापस से प्रेजेंट में, जहाँ पुलिस स्टेशन का माहौल अब थोड़ा गर्म हो जाता है। वो मेल ऑफिसर जॉय की बातों पे थोड़ा शक करते हुए उससे एक चुभने वाला सवाल पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहले काफी क्लोज हो, ऊपर से पार्टी में तुमने ड्रिंक भी की हुई है, तो हो सकता है कि नशे की हालत में तुम्हें कोई भ्रम हुआ हो। क्या पता तुम उस समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ रही हो और तुमने सोचा कि वो डीके है। तो जॉय ये सुनकर हैरान हो जाती है, तुरंत इनकार करते हुए कहती है कि देखिए मैं मानती हूँ मेरी आंखों में धुंधलापन आ गया था, मैं चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन मेरे साथ जो शोषण हुआ है वो सच है और मैं वही बता रही हूँ जो मैंने महसूस किया। इसके बाद दोस्तों हमें उस रात का वो खौफनाक मंजर दिखाया जाता है जब ये सब हुआ था। पार्टी अपने आखिरी दौर में थी और लोग वहां से निकलना शुरू हो गए थे। तभी जॉय की तबीयत अचानक बिगड़ने लग जाती है, उसे उल्टी जैसा फील होता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। तो डीके मौके का फायदा उठाते हुए मदद का दिखावा करता है और कहता है कि चलो चलो मैं तुम्हें रेस्ट रूम तक लेके जाता हूँ। वो उसे पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर लेके जाता है और जॉय ये सारी डिटेल्स पुलिस को बता रही है दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन पुलिस वालों के चेहरे देखकर लग रहा है कि उन्हें जॉय की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा। वो उससे उल्टा सीधा और घुमा फिरा के सवाल पूछने लग जाते हैं, जिससे जॉय को महसूस हो जाता है कि ये लोग तो मेरी मदद करने से रहे, उल्टा मुझ पे शक कर रहे हैं। इस रवैये से वो इतनी ज्यादा अपसेट हो जाती है कि गुस्से में वहां से उठकर निकल जाती है। और जैसे जॉय वहां से निकलती है, थोड़ी देर के बाद उसके पेरेंट्स और अशोक पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले जॉय की फैमिली को समझाते हैं कि देखिए हमने भी आपकी बेटी का मन बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की सुन नहीं रही। अगर ये केस दर्ज हो गया और कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और समाज में जो इज्जत है वो खराब हो जाएगी आपकी अलग। इसलिए थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए कि कंप्लेंट करनी है या नहीं। जॉय के पेरेंट्स तो पहले से यही चाहते थे कि कंप्लेंट नहीं करनी है, ये बात मतलब घर में दब जाए, इसीलिए वो पुलिस की हाँ में हाँ मिलाते हैं। मतलब पुलिस भी किसी काम की नहीं है दोस्तों, देख रहे हो। दूसरी तरफ अपने घर वालों और पुलिस से निराश होकर जॉय अपनी दोस्त शीला के घर पहुंच जाती है। यहाँ पे हमें एक और कनेक्शन पता चलता है कि शीला का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि श्रीकांत ही है। श्रीकांत सब जानता था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को सब बता दिया। अब हैरानी की बात देखिए कि श्रीकांत और शीला दोनों ही डीके के बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, इसीलिए वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि डीके ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब इन लोगों को यकीन नहीं होता दोस्तों। और जब वो जॉय से पूछते हैं कि क्या तुमने कंप्लेंट दर्ज कराई, तो जॉय का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि वहाँ पुलिस वाले मुझे कोई ढंग का रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। शायद लड़की पैदा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आज सभी लोग मिलकर उस गुनहगार डीके को बचाना चाहते हैं। अरे मेरी तकलीफ सुनने वाला कोई है ही नहीं, ना पुलिस और ना ही मेरे अपने घर वाले। आ जाइए दोस्तों फिर से फ्लैशबैक में, जहाँ डीके मौका पाकर बड़ी चालाकी से जॉय के पास आकर बैठ जाता है और बातों ही बातों में उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और वही अपनी पुरानी आदत के मुताबिक उसके साथ वही फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। दरअसल डीके ने जो ड्रिंक जॉय को ऑफर की थी वो कोई मामूली नहीं थी, बल्कि उसमें उसने पहले से कुछ नशा मिला के रखा हुआ था। अनजाने में जॉय ने वो ड्रिंक पी ली थी और पीते ही उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। उसको चक्कर आने लग जाते हैं, उल्टी जैसा महसूस होने लग जाता है, जिस वजह से वो भागकर रेस्ट रूम की तरफ जाती है। और जैसा कि हमें पता है ये वही वक्त था जब उसके रेस्ट रूम जाने के बाद डीके ने फायदा उठाया और वो घिनौना काम किया। जॉय के स्टेटमेंट के मुताबिक बता रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। जॉय शीला के घर पे होती है और शीला उसको दिलासा देते हुए कंसोल कर रही होती है कि चिंता मत करो, पुलिस को देखना हर हाल में ये केस लड़ना ही पड़ेगा। अगर वो मना करते हैं तो मैं खुद उनसे बात करूंगी और तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में भी हलचल मची होती है। केस अब सीनियर्स के पास पहुंच चुका होता है। वो आपस में गंभीर चर्चा कर रहे होते हैं। उनका डिस्कशन इस बात पे होता है कि आरोपी कोई आम आदमी नहीं बल्कि डीके है, जो कि पावरफुल पोजीशन पे है। तो ऑफिसर सोच में पड़ जाते हैं क्या डीके के खिलाफ केस आगे बढ़ाना सही होगा या नहीं, क्योंकि इससे डिपार्टमेंट पर भी प्रेशर आ सकता है। इधर शीला और श्रीकांत आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहां श्रीकांत उसे जॉय के बारे में अपना नजरिया बताता है, जो कि थोड़ा हैरान करने वाला है दोस्तों। वो कहता है कि सच कहूं तो जॉय भी कोई दूध की धुली नहीं है, वो अपने काम में बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है।
उसका नेचर बहुत अग्रेसिव है, अक्सर लोगों को डांटती रहती है, यहाँ तक कि मैं और डीके उससे सीनियर है, फिर भी वो हमारी गलतियां पकड़ लेती है और हमें सुनाती है। ऑफिस में हमें उससे डर के रहना पड़ जाता है। अगली सुबह दोस्तों डीके अपने घर पे सोकर उठता है, जहाँ उसके माथे पर एक पट्टी बंधी हुई है। पूरी तरह से कंफ्यूजन में होता है और याद करने की कोशिश करता है कि आखिर कल रात क्या हुआ था, मतलब चोट कैसे आ गई उसको, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। तभी पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर पे आ धमकती है, क्योंकि जॉय ने कंप्लेंट की थी तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जब पुलिस वाले डीके के सर पे पट्टी देखते हैं तो शक भरी नजरों से पूछते हैं, कल रात पार्टी में आखिर क्या हुआ था और आपके माथे पर ये चोट कैसी? तो डीके बड़ी घबराई हुई आवाज में सफाई देते हुए कहता है, कल रात मैं रेस्ट रूम के पास गिर गया था, शायद इसीलिए चोट लग गई होगी। तो पुलिस एकदम से अगला सवाल करती है, आप खुद गिरे थे या किसी ने धक्का दिया था? तो इस पर डीके कहता है, मुझे लगता है मैं फिसला नहीं था, बल्कि किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का दिया था, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। तो पुलिस वाले सख्त लहजे में कहते हैं कि देखो, हमें नहीं पता आपके साथ क्या हुआ, लेकिन जॉय ने आपके खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं और केस दर्ज करवा दिया है, इसीलिए हमें आपका बयान रिकॉर्ड करना होगा। और ये सुनते ही डीके के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो हैरान होकर कहता है कि मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, अरे ये इल्जाम झूठा है। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ जॉय को भी कार्रवाई के लिए बुलाया गया है। जॉय शीला और फैमिली के साथ वहाँ पे पहुंच जाती है। वहीं डीके भी मौजूद होता है। वो हिम्मत करके जॉय के पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? जॉय उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में मुंह फेर कर वहाँ से निकलने लग जाती है। जॉय का छोटा भाई जो ये सब देख रहा होता है वो तो डर जाता है। वो जॉय और बाकी परिवार वालों से कहता है, डीके एक बहुत ही बड़ा पावरफुल आदमी है, वो अपने बचाव के लिए शहर का सबसे बड़ा लॉयर खरीद लेगा, हम जैसे लोग उसके खिलाफ केस नहीं जीत पाएंगे। तभी शीला आगे आती है और एक बड़ा खुलासा करती है और बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से बताती है कि तुम डरो मत, मैं प्रोफेशन से एक लॉयर भी हूँ, वो चाहे किसी भी बड़े वकील को लेकर आ जाए, मैं उसे कोर्ट में ऐसा हराऊंगी कि देखना तुम। जॉय बड़ी खुश होती है दोस्तों ये सुनकर। उधर डीके भी हार मानने वालों में से नहीं होता। वो श्रीनिवास नाम के मशहूर और शातिर वकील को फोन लगाता है। श्रीनिवास शहर का वो वकील है जो हारे हुए केस को भी जीतने का दम रखता है। मुश्किल से मुश्किल केस जिसके जीतने के 0 चांसेस हो, ऐसे केस को वो अपने शातिर दिमाग से जीत जाता है। तो डीके पहले उसको सारी बातें बताता है, फिर श्रीनिवास भी उसका केस लड़ने के लिए हो जाता है तैयार। अब अगले सीन में जॉय को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसका चेकअप शुरू होता है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि इंसिडेंट हुआ या नहीं। उस दौरान जॉय को उस रात के खौफनाक फ्लैशबैक्स याद आ जाते हैं। वो उस दर्द और सदमे को दोबारा महसूस करके रोने लग जाती है। आखिरकार दोस्तों फैसले का दिन आता है और कोर्ट तैयार रहता है। इस केस की सुनवाई एक लेडी जज कर रही होती है। डीके की तरफ से श्रीनिवास और जॉय की तरफ से शीला आमने सामने होते हैं। कार्रवाई शुरू होती है और शीला सबसे पहले डीके को कटघरे में खड़ा कर देती है। वो उससे सीधा सवाल पूछती है कि क्या आप लड़कियों को देखकर अडल्ट जोक्स मारते थे और उनके साथ फ्लर्ट करते थे? तो डीके बिना किसी शर्म के कहता है कि हाँ ये बात सच है, मैं अक्सर ऐसा करता था, लेकिन फ्लर्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं जॉय के साथ जबरदस्ती किया हूँ। डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि पार्टी वाली रात जॉय को धोखे से कोई नशीला पदार्थ पिलाया गया था और फिर उसके साथ जबरदस्ती की गई। तो शीला सीधे सीधे डीके पर आरोप लगाते हुए कहती है, क्या ये नशे की दवाई आपने ही जॉय को दी थी? लेकिन ये क्या? डीके साफ इनकार कर देता है। और अब बारी आती डीके के शातिर वकील श्रीनिवास की। वो जॉय का क्रॉस एग्जामिन करना शुरू करता है। उसका मकसद साफ है, जॉय को बदनाम करना। वो केस से हटकर जॉय के पर्सनल लाइफ पर गंदे और चुभने वाले सवाल पूछना शुरू कर देता है। भरी अदालत में जॉय के बॉयफ्रेंड अशोक और उसके अफेयर के बारे में बातें उछालने लग जाता है ताकि जॉय को गलत साबित किया जा सके। वो जॉय से पूछता है, क्या तुमने उस रात अंधेरे में डीके का चेहरा साफ साफ देखा था या नहीं? तो जॉय रोती आवाज में जवाब देती है, मैं उस वक्त आधे होश में थी, मेरी आंखें पूरी तरह से खुली नहीं थी, मैंने सिर्फ 2-3 बार आंखें खोली थी। लेकिन वो एक बहुत बड़ी डिटेल बताती है दोस्तों कि मुझे याद है वहाँ की दीवारों पर ब्लू कलर का पेंट था और जिसने मेरे साथ ये घिनौना काम किया उसने ब्लू कलर का अंडरवियर पहना हुआ था। जॉय वहाँ वो हर छोटी डिटेल बताती है जो उसे धुंधली यादों में थी, लेकिन श्रीनिवास बड़ी चालाकी से इसे पलट देता है और जज से कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये बस मेरे क्लाइंट को फंसा रही है। अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम और वकील की बातें सुनकर जॉय पूरी तरह से टूट जाती है। अदालत में रो पड़ती बेचारी, चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे साथ सच में वो हादसा हुआ था। तो कोर्ट रूम के बाहर आते ही दोस्तों जॉय का गुस्सा फूट पड़ता है। वो शीला से चिढ़कर पूछती है कि आखिर वो वकील मुझसे इतने गंदे और बेहुदा सवाल क्यों पूछ रहा था। शीला भी एक लॉयर होने के नाते उसको समझाती है कि देखो जॉय वो डिफेंस लॉयर है, उसका काम ही यही है कि वो तुम्हें उकसाए और तुम्हारे कैरेक्टर पे कीचड़ उछाले, लेकिन तुम्हें इमोशनल नहीं होना है, जो भी बोलना है बहुत ही सोच समझ के बोलना है। और अब ब्रेक के बाद कोर्ट की कार्रवाई फिर शुरू हो जाती है। जॉय हिम्मत करके वापस कटघरे में आती है। श्रीनिवास फिर से हल्ला बोल देता है और पूछता है, अच्छा ये बताओ घटना के वक्त घड़ी में क्या टाइम हो रहा था? तो जॉय थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, मैंने उस वक्त घड़ी पे ध्यान नहीं दिया था। तो श्रीनिवास तुरंत काउंटर करता है कि तुम्हारा फोन तो तुम्हारे पास था, उसमें तो टाइम देखा ही होगा। जॉय सफाई देती है कि मैं फोन निकालने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो मेरे हाथ से गिरकर टूट गया था। और अब श्रीनिवास उसे फंसाने के लिए अगला दाव खेलता है कि चलो मान लिया तुम्हें टाइम नहीं पता, पर जब तुम वहां से निकली थी
तब तो टाइम का अंदाजा होगा ना। और जॉय कंफ्यूजन में जवाब दे देती है, शायद उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। बस यही सुनना था कि श्रीनिवास जज से कहता है कि मैं चाहता हूँ आप उस रात की सीसीटीवी फुटेजेस देखें। और जब फुटेजेस चलाई जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। फुटेज में साफ दिखता है कि जॉय 1:15 रात को वहां से निकली थी। तो श्रीनिवास कहता है कि देखिए, अगर ये 1 बजे निकली है तो 3 बजे इंसिडेंट कैसे हो सकता है? मुझे पता है ये लड़की शुरू से झूठ बोल रही है। इस झूठ के पकड़े जाने से केस पूरी तरह से जॉय के खिलाफ हो जाता है दोस्तों। और अब कोर्ट के बाद जब जॉय कार में बैठकर वापस जा रही होती है, तभी उसके दिमाग में एक धुंधली सी याद आती है। उसे याद आता है कि जिस आदमी ने उसके साथ गलत काम किया था, उसके हाथ में एक बड़ी सी अंगूठी थी। ये बात वो तुरंत शीला को बताती है। तो शीला सुनती कहती है, पर ऐसी रिंग तो बहुत ही कॉमन है, बहुत से लोग पहनते हैं, यहाँ तक कि मेरा हस्बैंड श्रीकांत भी बिल्कुल वैसी रिंग पहनता है। और जैसे ही शीला ये बात कहती है, उसके दिमाग में शक की घंटी बज जाती। उसे याद आता है कि डीके ने ही श्रीकांत को वो गोल्ड रिंग गिफ्ट की है और श्रीकांत भी उस पार्टी में मौजूद था। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीकांत भी इसमें शामिल हो? और इस शक को दूर करने के लिए वो दौड़कर अलमारी चेक करती है। और जब उसे अलमारी में वो रिंग मिल जाती है, तब वो राहत की सांस लेती कि चलो रिंग यही है, मतलब श्रीकांत ने अंगूठी पहननी छोड़ दी है। और वो जो अंगूठी जॉय ने देखी वो डीके की होगी पक्का। पर तभी श्रीकांत कमरे में आता है तो शीला उससे नॉर्मल बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो गौर से श्रीकांत के हाथ को देखती है तो उसे उंगली पर रिंग का निशान दिखाई देता है, जैसे उसने वो रिंग अभी थोड़ी देर पहले उतारी हो। बस दोस्तों, यहीं से शीला का दिमाग घूम जाता है। वो सोचने लग जाती है कि क्या मेरा हस्बैंड भी इस घिनौने काम में इन्वॉल्व्ड है। दूसरी तरफ जॉय को एक म्यूजिक सुनाई देता है और तब उसको याद आता है कि जब वो आदमी उसका शोषण कर रहा था, तब उसने अपना लाइटर जलाया था और उस लाइटर के अंदर से बिल्कुल वही म्यूजिक बज रहा था जो अभी बज रहा है। ये बहुत बड़ा सबूत था दोस्तों, इसलिए वो तुरंत शीला के पास भागती है और उसे लाइटर वाली बातें बता देती है। शीला एक लॉयर होने के नाते साइकोलॉजी की भी समझ रखती थी, तो वो जॉय को समझाती कि देखो, घटना के वक्त तुम हाफ कॉन्शियस थी, तुम्हारा दिमाग भले डिटेल्स भूल गया हो, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो म्यूजिक और वो आवाजें स्टोर हो गई है, हमें बस उसे बाहर निकालना है। इसीलिए शीला उसको एक थेरेपिस्ट के पास जाने की सलाह देती है और वो विनय नाम के एक थेरेपिस्ट को कांटेक्ट करती है। यहाँ कहानी में दोस्तों एक ट्विस्ट आता है। विनय शीला का एक्स बॉयफ्रेंड है, तो शीला झटके से उसे कॉल करती है और केस की गंभीरता समझाती है। तो विनय पूरी बात भुलाकर जॉय की मदद करने के लिए हो जाता है तैयार। अब घर पहुंचते ही शीला सीधा श्रीकांत के पास आती है और उससे सवाल करती है, तुमने वो रिंग क्यों उतार दी जो तुम हमेशा पहना करते थे? श्रीकांत बड़ी सफाई से झूठ बोलता है, कुछ नहीं, बस मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया था, जिस वजह से वो रिंग मुझे टाइट हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले उसको निकाल दिया। शीला ऊपर से तो शांत रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे श्रीकांत की बातों पे शक हो रहा होता है। उसे लगता है कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। उधर डीके की हालत बड़ी खराब होती जाती है। जब वो ऑफिस आता है तो वहाँ का माहौल बदल चुका होता है। जो लोग कल तक उसकी इज्जत करते थे, आज वही लोग उसको घृणा की नजर से देख रहे होते हैं। परेशान होकर डीके श्रीकांत से बातें करता है, लेकिन यहाँ श्रीकांत उल्टा उसको सुना देता है। कहता है कि यार डीके, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और डीके चिढ़ जाता है कि कम से कम तुम मुझ पे शक मत करो, तुम मुझे सालों से जानते हो, मैं फ्लर्टी जरूर हूँ, लेकिन मैं वो सब नहीं कर सकता। इसके बाद जॉय और शीला थेरेपी के लिए विनय के पास पहुंच जाते हैं और विनय जॉय को हिप्नोसिस स्टेट में ले जाकर धीरे धीरे उस रात के बारे में सवाल पूछता है। शुरू में जॉय को कुछ याद नहीं आता, वो थक जाती है। तभी विनय ब्रेक लेता है और उसके लिए लेमन टी मंगवाता है। जैसे ही जॉय उस चाय की खुशबू को स्मेल करती है, उसे अचानक लगता है एक झटका। वो घबरा कर कहती है, उस आदमी ने बिल्कुल ऐसा ही परफ्यूम लगाया हुआ था, यानी लेमन फ्लेवर का। और ये सुनते शीला बिल्कुल हैरान कि ऐसा परफ्यूम तो सिर्फ डीके यूज करता है। जॉय को यकीन हो जाता है कि वो डीके ही था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब एक दिन शीला अपने घर पर होती है और श्रीकांत कपड़े चेंज कर रहा होता है। पर तभी शीला की नजर उसके अंडरवियर पे पड़ती है, जहां वो देखती है कि श्रीकांत ने ब्लू कलर का पहना हुआ है। ये वही कलर है जो जॉय ने कोर्ट में बताया था कि उसने भी ब्लू कलर का पहना था जिसने मेरे साथ शोषण किया। अब शीला का शक यकीन में बदल जाता है। पहले तो रिंग और अब ये ब्लू अंडरवियर और ठीक वैसा ही म्यूजिक वाला लाइटर जैसा जॉय बता रही थी, वो सब श्रीकांत के पास है ना। तभी यहाँ डीके और उसकी वाइफ शीला के घर पे आ जाते हैं। डीके तो फिर से सफाई देने की कोशिश करता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन शीला उसको सख्ती से रोकती है और कहती है, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता तुम यहाँ मत आना प्लीज। और इस बीच वो लेडी ऑफिसर जॉय की मदद करने के लिए आगे आती है। वो जॉय को चुपके से मिलकर बताती कि देखो, पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन फैला हुआ है, सीनियर्स ने पैसे खाकर तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स बदल दी है ताकि केस कमजोर हो जाए, लेकिन मैंने होशियारी से ओरिजिनल एविडेंस की कॉपी बचा ली जो मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। अब केस का फाइनल हियरिंग शुरू होता है। श्रीनिवास तो चिल्लाता है, यानी कि डीके का वकील, कि जॉय झूठ बोल रही है सिर्फ मेरे क्लाइंट डीके को बदनाम करने के लिए। ये सुनकर शीला को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हें लगता है इसके साथ कुछ नहीं हुआ है? तो श्रीनिवास कहता है, हो सकता है कुछ हुआ हो,
लेकिन इसका क्या सबूत है कि वो डीके ने किया है? पुलिस रिपोर्ट तो साफ है। लेकिन तभी श्रीनिवास अपना ट्रम्प का इक्का चलाता है। वो डीके के सर्वेंट को विटनेस बॉक्स में बुलाता है। सर्वेंट बयान देता है कि जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ, डीके सर बाथरूम के बाहर बेहोश पड़े थे और उनके सर से खून बह रहा था, इसलिए मैंने खुद उनके सर पे बैंडेज बांधा था। तो अब श्रीनिवास जज से कहता है कि देखिए जज साहब, जो आदमी बेहोश पड़ा हो वो उठकर ये सब कैसे कर सकता है? इसका मतलब साफ है, जॉय के साथ जो भी हुआ वो किसी और ने किया, डीके ने नहीं। तभी विनय विटनेस बॉक्स में आता है और समझाता है जॉय पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से गुजर रही है, ऐसे में विक्टिम कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन उसका दर्द सच्चा है। शीला समझ जाती है कि यहाँ सब बिक चुके हैं, सब के सब, और गवाहों के बयान बदलवाए गए हैं, इसीलिए सच्चाई जानते हुए भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब शीला एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेती। वो अपने ही पति श्रीकांत को कटघरे में बुलाती है। श्रीकांत को लगता है कि उसकी पत्नी उसे बचा लेगी, लेकिन शीला को सच की लड़ाई लड़नी थी ना। शीला भरी अदालत में सबके सामने सारे सबूत एक एक करके सामने रख देती है। वो परफ्यूम जो श्रीकांत के पास से मिला, वो लाइटर का म्यूजिक, और सबसे बड़ी बात स्लीपिंग पिल्स। शीला जज को बताती है कि मैं डिप्रेशन के लिए जो स्लीपिंग पिल्स लेती थी वो मेरे हस्बैंड ने चुरा ली थी और वही पिल्स उसने जॉय के ड्रिंक में मिलाई। इसकी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। शीला के पास दोस्तों इन सारे सबूतों का पूरा रिकॉर्ड होता है, जिससे आखिर में वो साबित कर देती है कि असली गुनहगार डीके नहीं बल्कि श्रीकांत ही है। सबूतों के बोझ तले श्रीकांत तब जाता है दोस्तों, और अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि मैंने ही जॉय के साथ वो सब किया और मैं ही वो इंसान था जिसने डीके को धक्का मारा था, जिससे उसको चोट आई। तो कोर्ट अब उससे पूछती है वजह। वो कहता है कि मैं जॉय से नफरत करता हूँ, वो हमेशा मुझे नीचा दिखाती है, मुझे डांटती है, लेकिन डीके हमेशा उसके टैलेंट की तारीफ करता रहता था, इसलिए मुझे जॉय से जलन होने लगी। मुझे पता था डीके की आदत खराब है, वो लड़कियों से बदतमीजी करता है, मैंने उसी बात का फायदा उठाया, उसे फंसा दिया। श्रीकांत का कन्फेशन सुनते ही पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जज तुरंत अपना फैसला सुनाती है और श्रीकांत को इस घिनौने जुर्म के लिए सख्त सजा देती है। अब जाकर जॉय को आखिरकार इंसाफ मिल जाता है। सभी तो खुश होते हैं सिवाय शीला के, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिस इंसान के साथ उसने जिंदगी बिताई वो इतना गिर सकता है। एक तरफ सच की जीत हुई, लेकिन दूसरी तरफ शीला की दुनिया बिखर गई यार। इस इमोशनल सीन के साथ दोस्तों कहानी खत्म होती। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।